प्रादेशिक भूगोल से संबंधित मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रदेशों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करते हैं कि ये प्रदेश वास्तव में क्या होते हैं और भूगोल में प्रदेश की संकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो बात करते हैं प्रदेश के बारे में। रीजन, प्रदेश की संकल्पना जो है वो भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं में से एक संकल्पना है, लेकिन इस संकल्पना में इतनी अधिक गत्यात्मकता और सब्जेक्टिविटी है कि प्रदेश को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन काम है। और यही कारण है कि प्रदेश की परिभाषा क्या हो उसके बारे में सभी भूगोलवेता एक मत नहीं है और अनेक भूगोलवेताओं ने प्रदेश की संकल्पना को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हैं उसको ऊपर एक नज़र हम डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए.जे. हर्बर्टसन के बारे में, जो बहुत अधिक फेमस भूगोलवेता हैं और इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी अधिक काम किया है। इनके अनुसार प्रदेश जो है वो पृथ्वी तल का एक भाग है जिसमें विभिन्न भौगोलिक तत्व, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर, प्लांट, एनिमल एंड मैन्स हो, इन सब के विभिन्न भौगोलिक तत्वों के जो समुच्चय है उस समुच्चय को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एन.एम. फ्रीमैन के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि रीजन इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर सरफेस फीचर। ये कह रहे हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो सरफेस फीचर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनमें समानता पाई जाती है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर उसे उसके आसपास के क्षेत्रों से आसानी से स्पष्टतः पृथक किया जाता है। इसी प्रकार एक परिभाषा जो है वो डी विटल्सी ने दी है, एनी सेगमेंट और पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज ए रीजन इफ इट इज होमोजीनस इन टर्म ऑफ सच एज एरियल ग्रुपिंग। इन्होंने यहाँ दो टर्म काम में ली है। इनके अनुसार प्रदेश पृथ्वी तल अथवा धरातल का ही भाग होता है जिसमें होमोजीनस या समांगता का गुण पाया जाता है। ये टर्म क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसी प्रकार एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, आर.एस. प्लाट की डेफिनेशन, रीजन एंड एरिया डेलिनिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल होमोजिनिटी ऑफ लैंड कैरेक्टर एंड ऑक्यूपेंसी। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस पे यदि हम गौर करें तो हम एक सामान्य परिभाषा हमारे स्तर पर विकसित कर सकते हैं और वो परिभाषा क्या होगी तो उसे देखते हैं। ए रीजन इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विद होमोजेनिटी of one or more geographical elements and or features or characteristics which provide it a measure of unity and make it different from the area surrounding it। यदि हिंदी में बात करें तो पृथ्वी तल अथवा धरातल का वह भाग जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक तत्व अथवा तत्वों के समूह की समांगता पाई जाती है और इन्हीं विशिष्ट भौगोलिक तत्वों के आधार पर उसे उसके आसपास के क्षेत्र से स्पष्टतः पृथक किया जा सकता हो, प्रदेश कहलाता है। ये जो डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशन में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट उभर कर सामने आई है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उभर कर सामने आई है वो ये है कि प्रदेश जो है वो पृथ्वी तल का ही एक भाग होता है। यानी हमारा जो प्रदेश जो है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा होता है, पृथ्वी तल अथवा धरातल का वह भाग। तो प्रदेश कहाँ स्थित होता है? पृथ्वी तल पर, अथवा पृथ्वी तल के ही एक छोटे से हिस्से को प्रदेश कहते हैं। पहली चीज़ जो यहाँ से उभर कर सामने आई। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिसमें विशिष्ट भौगोलिक तत्व अथवा तत्वों के समूह की समांगता पाई जाती है या होमोजेनिटी पाई जाती है। देखिए, प्रदेश जो है वो पृथ्वी तल का वह भाग होता है जिसमें कोई एक भौगोलिक तत्व
या एक से अधिक भौगोलिक तत्वों की समांगता या होमोजेनिटी पाई जाती है। देखिए, होमोजेनिटी और सिमिलरिटी, समानता और समांगता दो शब्द होते हैं। इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। समानता शब्द का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, और आपको मालूम है कि पृथ्वी तल पर दो ऐसे भाग हो ही नहीं सकते जहां पर भौगोलिक तत्व एक जैसे या एक समान रूप से वितरित हो। इसलिए यहाँ पर सिमिलर शब्द काम में न लेकर होमोजीनस या फिर समांग शब्द काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी प्रदेश के बारे में, तो प्रदेश पृथ्वी तल पर स्थित वह भूभाग होता है जिसमें किसी एक या एक से अधिक भौगोलिक तत्वों की क्या पाई जाती है, समांगता पाई जाती है। मतलब उस पूरे क्षेत्र में वो भौगोलिक तत्व जिसके आधार पर हम बात कर रहे हैं वो भौगोलिक तत्व उपस्थित होना चाहिए, और उसी भौगोलिक तत्व के आधार पर उसे उसके आसपास के क्षेत्र से स्पष्टतः पृथक भी किया जा सकता है। इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इस परिभाषा को। मान लीजिए ये एक गांव की बाउंड्री है, और आपको मालूम है इस गांव में बहुत सारे खेत स्थित हैं। और समय है अक्टूबर नवंबर का, जिसमें कि बहुत सारी रबी की फसलों का उत्पादन किया जाता है। मान लेते हैं इस खेत के व्यक्ति ने अपने खेत में गेहूं का बुआई की, इस व्यक्ति ने भी अपने खेत में गेहूं की बुआई की, इस व्यक्ति ने भी अपने खेत में गेहूं की बुआई की। जबकि इसके विपरीत इस व्यक्ति ने अपने खेत में चना की बुआई की, और ये जो खेत हैं इन्होंने अपने खेत में सरसों उत्पन्न किया। तो अब देखिए, पहली परिभाषा क्या है, पृथ्वी तल अथवा धरातल का वह भाग जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक तत्व अथवा तत्वों के समूह की समानता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम इस पूरे क्षेत्र में एक प्रदेश या रीजन उभर कर सामने आ रहा है, और वो प्रदेश क्या है, ये एक प्रदेश उभर कर सामने आ गया। क्यों? क्योंकि देखते हैं डेफिनेशन के अनुसार पृथ्वी तल अथवा धरातल, तो ये जो गांव है इसके ये जितने भी खेत है ये पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित है। यस, बिल्कुल स्थित है। तो ये पहली जो शर्त है वो पूरी हो रही है। दूसरा, जिसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व या एक से अधिक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों की समांगता पाई जाती है। तो देखिए, इस पूरे के पूरा जो क्षेत्र मैं बात कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र के बारे में, इसमें किस चीज़ की समांगता है, इसमें फसल, इस पूरे क्षेत्र में गेहूं की फसल को उत्पादित किया गया है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में गेहूं की फसल जो है उसकी समानता पाई जाती है। यहाँ पर भी गेहूं की फसल, यहाँ पर भी गेहूं, यहाँ पर भी गेहूं, यहाँ की भी, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक समांगता पाई जाती है किसी एक या एक से अधिक भौगोलिक तत्वों की। और इसी भौगोलिक तत्व, तो यहाँ भौगोलिक तत्व क्या होगा, गेहूं की फसल के आधार पर उसको स्पष्ट रूप से पृथक किया जा सकता है। जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ प्रवेश करूँगा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ गेहूं की फसल समाप्त हो गई और अब किसकी फसल स्टार्ट हो गई, यहाँ पर आपकी फसल चने की स्टार्ट हो गई। यहाँ से यहाँ जाऊँगा फिर चना स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ जाऊँगा चना स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो अब सरसों स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो गेहूँ 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 गेहूँ, और यहाँ पर आने के बाद तुरंत क्या हो गया, सरसों। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक डिमार्केशन हो गया, एक लाइन बन गई, एक पृथक्करण हो गया कि इसके बाद गेहूं ना होकर बल्कि सरसों हो गई। तो ये एक पूरा का पूरा जो क्षेत्र किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व की समांगता से युक्त है उसे कहा जाता है प्रदेश। और इस प्रदेश में किस भौगोलिक तत्व की समानता है, गेहूं, इसलिए इसका नाम हम क्या कर देंगे, गेहूं प्रदेश। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा प्रदेश भी हो सकता है, ये वाला, ये एक दूसरा प्रदेश हो गया। ठीक है, इस प्रदेश में किस चीज की समानता है, इस प्रदेश में अब गेहूं की समानता नहीं है, बल्कि इस प्रदेश में फसल कौन सी है, चने, चने की फसल की समानता है। तो एक तो ये प्रदेश हो गया गेहूं प्रदेश, और ठीक उसी प्रकार ये भी एक प्रदेश हो गया जिसको हम कहेंगे चना प्रदेश। तो ये हो गया आपका दूसरा चना प्रदेश। प्रदेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी प्रदेशों से संबंधित समस्त शर्तों की पालना कर रहा है। ये क्षेत्र भी पृथ्वी तल पर स्थित है, साथ ही साथ इसमें किसी एक भौगोलिक तत्व की समानता पाई जाती है। यहाँ पर भी चना, यहाँ पर भी चना, यहाँ पर भी चना, और साथ ही साथ
इस क्षेत्र से जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, इस सीमाओं से बाहर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर कोई दूसरी फसल देखने को मिलती है, चने की फसल देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये पूरा का पूरा एक चना प्रदेश हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरा प्रदेश ये बन गया जिसको कि हम कहेंगे सरसों प्रदेश। तो इस प्रकार से प्रदेश जो है वो पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित वह भाग होता है जिसमें किसी एक या एक से अधिक भौगोलिक तत्वों की समांगता पाई जाती है और उन्हीं भौगोलिक तत्वों के आधार पर उसे उसके आसपास के क्षेत्र से स्पष्ट रूप से पृथक किया जा सकता है।